हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में अनुच्छेद 20 पर आ चुके थे, यानी आज 20 शुरू होगा। तो अनुच्छेद 20 जो है दो सिद्धि से संरक्षण देता है। हमें क्या देता है? दो सिद्धि से संरक्षण। मतलब अनुच्छेद 20 जो है वो क्या करता है? दो सिद्धि से संरक्षण। इसको थोड़ा अभी समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम थोड़ा लिखते हैं। चलिए देखो क्या है अनुच्छेद 20। तो यहां पर लिखेंगे आर्टिकल 20 क्या करता है? दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और याद रखना, इस अनुच्छेद के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन सा? 20(1), 20(2) और 20(3). क्या कहता है 20(1)? तो 20(1) के बारे में थोड़ा समझें। कार्योत्तर विधि से संरक्षण। 20(2) कहता है दोहरे दंड से संरक्षण। और 20(3) कहता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इनको पहले तीनों को समझते हैं बारी बारी, इसके बाद हम लोग लेखन कार्य करेंगे। तो समझिए, सबसे पहले है 20(1) कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो मैं बोलूंगा, तब आप नोट कर लेना, ठीक है? तो देखिए 20(1) कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब है किसी भी व्यक्ति को कब तक अपराधी नहीं माना जाएगा। तो याद रखना, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने किसी विधि का उल्लंघन ना किया हो। मतलब जो कानून है उसका उल्लंघन ना किया हो, तब तक वह क्या होगा? वह अपराधी नहीं होगा। क्या होगा? वह अपराधी नहीं होगा। इसके बाद दोहरे दंड से संरक्षण। मतलब किसी भी व्यक्ति को एक दंड की एक ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक अपराध किया उसको 4 सजाएं दी जाए, नहीं। ठीक है? न्यायिक सजा कितनी होगी? सिर्फ एक होगी। एक दंड की न्यायिक सजा सिर्फ एक होगी। न्यायिक क्या है? जैसे मैं अगर आर्मी में हूं, किसमें हूं? आर्मी में हूं, और मैं आर्मी में कोई अपराध, मतलब आर्मी में रहते हुए कोई अपराध कर देता हूं, और मेरा जो है जो मुकदमा चलता है, और मैं उसमें क्या होता है, मैं उसमें अपराधी घोषित हो जाता हूं। मतलब मैंने किया है और अपराधी घोषित कर दिया गया। ठीक है? तो मुझे वहां पर सजा होगी। इसके अलावा मुझे सेना में क्या है? सेना में भी कुछ ना कुछ दंड मिलेगा। तो यहां पर दोहरा दंड नहीं हुआ, न्यायिक दंड कितना हुआ? सिर्फ एक हुआ। ठीक है? जो न्यायालय में जो सजा मिली है वही हमारा क्या है? न्यायिक दंड है। ठीक है? तो वहां पर हमें कैसा मिला? सिंगल दंड मिला। ठीक है? दोहरा दंड नहीं होगा। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। मतलब आपको अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, या आपको अपना जुर्म कबूल करने के लिए, मतलब अपना जो आपने जुर्म किया है, आपने जो भी गलत काम किया है, किया हो या ना किया हो, आप पर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा कि आप अपना जुर्म कबूल कर लो। ठीक है? तो ये है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो आप यहां से लेखन कार्य शुरू करेंगे यहां से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें लिखते हैं 20(1) में किसी भी व्यक्ति को क्या है? कार्योत्तर विधि से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने किसी विधि का उल्लंघन ना किया हो। अगर उसने क्या है? किसी विधि का या किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। याद रहेगा। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आप लिखेंगे, किसी व्यक्ति या किसी अपराधी को
अपराधी को वही सजा दी जाएगी, वही सजा दी जाएगी जो अपराध करते समय थी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को वही सजा दी जाएगी जिस समय उसने जो अपराध किया है उस समय जो प्रावधान था, यानी कि जो कानून था, मतलब जो सजा थी उस समय। जैसे मैंने आज किसी की हत्या कर दी और आज सिर्फ क्या आज उस सजा, उस अपराध, मतलब जो हमने अपराध किया है, मतलब किसी की हत्या कर दी और हत्या की सजा क्या है, अभी फांसी है, तो मुझे फांसी दी जाएगी। अगर आज हत्या की सजा उम्र कैद है तो मुझे उम्र कैद दी जाएगी। क्या है? उम्र कैद दी जाएगी। अगर आज हत्या की सजा 10 साल है तो मुझे हत्या की सजा 10 साल होगी। ऐसा नहीं है कि कल कोई विधि आती है, कोई कानून आता है, जैसे कल कोई विधि या कानून आया, उसमें अपराध की सजा 10 साल से उम्र कैद कर दी गई। क्या कर दी गई? 10 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई, तो मुझे उम्र कैद की सजा नहीं होगी, मुझे 10 साल की सजा होगी। दोहरे दंड से संरक्षण, इसमें क्या लिखना है आपको? मतलब किसी भी व्यक्ति को एक अपराध की एक ही सजा होगी, ठीक है? क्या होगी? एक ही सजा होगी। ऐसा नहीं कि हमें बार बार, मतलब एक ही अपराध की 2-2 सजाएं दी जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखेंगे आत्म अभिशंसन से संरक्षण, और इतना अगर आपने नोट कर लिया तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, मतलब इसको पहले रफ करेंगे उसके बाद देखते हैं। बोलिए, नोट कर लिया? चलिए, तो नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अपने खिलाफ गवाही देने से संरक्षण। अपने खिलाफ, मतलब अपने खिलाफ ही हम गवाही नहीं दे सकते, मतलब हमें ये संरक्षण प्राप्त है। कोई हम पर प्रेशर बनाता है, कोई दबाव बनाता है कि अपने खिलाफ गवाही दो और अपने अपराध को स्वीकार करो, ऐसा दबाव नहीं बनाया जा सकता है। तो यही कहता है आर्टिकल 20(3). क्या बताता है आर्टिकल 20(3)? आत्म अभिशंसन से संरक्षण, मतलब आप अपने खिलाफ गवाही देने से, मतलब आप अपने खुद के खिलाफ, क्या लिखा है? अपने खिलाफ गवाही देने से संरक्षण। ठीक है, बात क्लियर है? अब याद रखना, मतलब क्या रखना याद? किसी भी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और हाँ, याद रखना, आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत ही जो आपका नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट, वो देखिए, नार्को टेस्ट पर इसी अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन याद रखना, नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है, याद रखेंगे भाई। हाँ, सच और झूठ पकड़ने वाली मशीन से आपका टेस्ट नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और हाँ, डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 20(3) आपका समाप्त होता है। अब हम लोग अगले अनुच्छेद 21 की तरफ बढ़ने वाले हैं। बोलिए, इतना नोट कर लिया? नोट कर लिया है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपके प्राणों को नहीं लिया जा सकता,
ठीक है, कि प्राणों का संरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। पहले आप याद करें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। बोलिए, याद हुआ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। इसमें आप लिखेंगे इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर सर फांसी कैसे होती है? जब हमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिलती है तो फांसी कैसे होती है? तो याद रखना, विधायिका विधि बनाकर किसी व्यक्ति के, या ऐसे विधायिका विधि बनाकर यह स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। ठीक है, यह स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अन्य स्वतंत्रताएं भी शामिल हैं। तो अब उन स्वतंत्रताओं पर चर्चा करेंगे जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल हैं, और इसके अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम लोगों को और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, उन पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात ये समझिए, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी जाती है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन विधायिका विधि बनाकर इस अधिकार को छीन सकती है। क्या है, इस अधिकार को छीन सकती है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है, आपके प्राण जा सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? लेकिन याद रखना, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ और भी स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, और भी स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। तो पहले इसको रफ करेंगे, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा और डिटेल में चलना है हमें। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इसके अंतर्गत विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता मिलती है। क्या है, विदेश में भ्रमण की स्वतंत्रता। मतलब ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। कौन सा बाद आता है? मेनका गांधी बाद 1978। इसके अंतर्गत हम लोगों को विदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता मिलती है। और याद रखना, इसमें और क्या याद रखना है आपको? हादियाबाद मामला 2018 के अंतर्गत मनपसंद, ये देखिए आपके मतलब का है। हादियाबाद मामला 2018 के अंतर्गत आप अपने मनपसंद विवाह करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, ये क्या है? मेनका गांधीवाद बनाम भारत संघ 1978। विदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी जाती है। हादियाबाद मामला 2018 में आता है, और इसके अंतर्गत मनपसंद विवाह करने की स्वतंत्रता आपको मिल जाती है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? आपको बताइए, ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? चलिए, अगर आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं तो अब इसमें छोटे छोटे और अधिकार हैं, उन पर अब हम लोग चर्चा करेंगे।
तो अब इसमें कौन कौन सा अधिकार आता है? नींद लेने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार आता है इसी के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसके अलावा निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। अच्छा, ये निजता का अधिकार क्या है? आपकी निजता को समाप्त नहीं किया जा सकता। आपकी कुछ निजी पर्सनल बातें हैं, उनको जनता के सामने, आम लोगों के सामने, मतलब अन्य लोगों के सामने अगर कोई लाता है तो आपके आर्टिकल 21 का हनन किया जा रहा है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और आपको पता है अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अगर आपकी निजता का अधिकार जो है हनन किया जा रहा है, मतलब आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया जा रहा है और उल्लंघन करने के बाद आपका हनन हो रहा है, मतलब आर्टिकल 21 का हनन होता है और आपकी निजता का अधिकार को छीना जाता है या नींद लेने का अधिकार छीना जाता है। भैया सुबह सुबह मम्मी ये डेली करती होंगी आप लोगों की, सभी की निजता का, ये नींद लेने का अधिकार छीन लिया जाता है भाई सुबह सुबह। तो ऐसा मत करना, आप पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट सीधा, है ना। तो आप अभी यहाँ पर लिख चुके हो विवाह, इसमें आप एक पॉइंट लिख चुके हो, विवाह या शादी करने की स्वतंत्रता, शादी करने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद नींद लेने का, निजता का, आप याद रखना स्वास्थ्य का अधिकार। तभी तो आप देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल में आपको फ्री में इलाज किया जाता है। इसके बाद स्वास्थ्य का अधिकार, और हाँ, स्वास्थ्य के साथ साथ याद रखना स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य का अधिकार। अगला है बिजली पानी आदि प्राप्त करने का अधिकार। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख लें साथ साथ, बिजली पानी आदि प्राप्त करने का अधिकार। इसके बाद हम लोग और एक दो और कर लेते हैं इसी में। और देखिए महिलाओं, अगला लिखेंगे महिलाओं के यौन सुरक्षा का अधिकार। अब आपके मतलब का अधिकार एक और है, इंटरनेट प्रयोग करने का अधिकार। देख रहे हो, आपके मतलब का अधिकार आ गया। और इसके अलावा, और आप नोट करेंगे, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार। पहले महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, तो उसके लिए महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। और ये होता है सबरीमाला मामला या विवाद। ये जब विवाद आता है सामने, सबरीमाला मामला या सबरीमाला विवाद जब सामने आता है, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। तो बोलिए, ये था आपका अनुच्छेद 21। क्या था? अनुच्छेद 21 था। इसी क्रम में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा और समझ लीजिए बस। अनुच्छेद 21 का, इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। और याद रखना, यह है अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था। तो फिर कहाँ से आया भैया? नहीं था। तो याद रखेंगे आप लोग, मोहिनी
जैनवाद 2002, मोहिनी जैनवाद 2002, यानी मोहिनी जैनवाद 2002 मतलब ये मामला सामने आता है। और इसके अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह अनुच्छेद जोड़ा जाता है। ठीक है, यह अनुच्छेद क्या होता है, जोड़ा जाता है। अब याद रहेगा अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इसके अलावा यह जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 21 का, यह मूल संविधान में नहीं था। इसी समय क्या होता है, 2002 की बात है, मोहिनी जैनवाद यानी कि मोहिनी जैनवाद जो मामला सामने आया उसी समय क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह अनुच्छेद जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2002 में। 2002 में यह अनुच्छेद जोड़ा जाता है। कौन सा, अनुच्छेद 21 का। बोलिए इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलेंगे हम लोग अगले अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।